पिछले कुछ टाइम से बायजूस के रिगार्डिंग बायजूस के चारों तरफ बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही हैं और इनमें से कोई भी कंट्रोवर्सी कोई भी न्यूज अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले सामने आता है कि बायजूस की काफी सारी ऐसी माल प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को काफी ज्यादा वायलेट मैनिपुलेट करा जाता है अपनी सेल्स को पिच करने के लिए। फिर कंट्रोवर्सी निकल कर आती है कि भाई साहब बायजूस इज एक्चुअली मैनिपुलेटिंग इट्स एम्प्लॉइज के साथ जो बिहेवियर होता है मैनेजर्स का वो बहुत ज्यादा रूड होता है, खराब बिहेवियर होता है। बायजूस अपने एम्प्लॉइज को बहुत हेवी टारगेट्स देता है जो कि अनअचीवेबल होते हैं और जब वो टारगेट्स अचीव नहीं हो पाते तो बायजूस उनको फायर ऑफ कर देता है। फिर बात निकल कर आती है कि भाई साहब बायजूस की जो एनुअल फाइलिंग्स होनी थी मार्च में वो फाइलिंग्स बायजूस डिले कर देता है जिसकी वजह से मिनिस्ट्री उसको बोलती है कि आपकी फाइलिंग्स अभी तक क्यों नहीं हुई है, व्हाई आर यू मिसिंग द डेडलाइंस ऑफ योर एनुअल फाइलिंग्स। फिर एक रिपोर्ट निकल कर यह आती है जिसमें बेसिकली ईडी की रेड पड़ती है बायजूस के ऊपर, बायजूस के हेडक्वार्टर्स के ऊपर, बायजूस के ऑफिसेस के ऊपर, रविंद्रन बायजूस जो कि बेसिकली बायजूस के फाउंडर है उनके घर के ऊपर। मुद्दा यह रहता है एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ ईडी कहता है कि भाई साहब बायजूस ने कुछ ट्रांजैक्शंस इस तरीके से करी है, मैनिपुलेशन ऑफ फंड्स इस तरीके से करा है कि बायजूस इंडिया के टैक्स रेगुलेशंस को अवॉइड कर सके, इसलिए वो पैसा जो इंडिया में आना चाहिए था वो पैसा बाहर उनके अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग ऑफिस सेटअप्स में, बाहर की कंपनीज में चला गया। अब यहां पर बायजूस की एक बहुत बड़ी रीसेंट कंट्रोवर्सी और सामने आती है जिसके रिगार्डिंग आज की वीडियो होने वाली है। कुल मिलाकर बायजूस के ऊपर बायजूस ने रिसेंटली एक डेट रेस किया था। सारी की सारी मेजॉरिटी फंडिंग्स तो इक्विटी फंडिंग्स हैं, बट बायजूस ने रिसेंटली एक डेट रेस किया था जिसकी कुछ कुल मिलाकर वैल्यू 1.2 बिलियन डॉलर्स थी एंड दिस डेट वाज रेज्ड फ्रॉम सेवरल इन्वेस्टर्स, सेवरल लेंडर्स अब्रॉड। अब इस 1.2 बिलियन डॉलर्स के लोन की इंटरेस्ट पेमेंट्स होनी थी जिसकी कुछ वैल्यू 40 मिलियन डॉलर्स के आसपास थी जो कि क्वार्टरली पेमेंट्स होनी थी, हर 3 महीने के बाद होनी थी। अभी रिसेंटली जून के 5 जून के आसपास 6 जून के आसपास बायजूस की एक डेडलाइन थी जब बायजूस को 40 मिलियन डॉलर्स की पेमेंट करनी थी उन लेंडर्स को जिनसे बायजूस ने 1.2 बिलियन डॉलर्स का लोन रेस करा था। अब यहां पर एक न्यूज निकल कर आती है जिसकी वजह से बायजूस बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ चुका है। द न्यूज इज बेसिकली बायजूस हैज डिफॉल्टेड इट्स पेमेंट ऑफ 40 मिलियन डॉलर्स ऑन इट्स डेट ऑफ 1.2 बिलियन डॉलर्स। का मतलब बायजूस की जो 40 मिलियन डॉलर की पेमेंट होनी थी इंटरेस्ट की वो बायजूस ने नहीं करी एंड इनफैक्ट उससे उल्टा बायजूस ने उन लेंडर्स के ऊपर न्यूयॉर्क में एक केस फाइल कर दिया है और उसमें यह बोला गया है कि जब तक यह केस रिजॉल्व नहीं होता हम इस डेट की कोई भी फर्दर रीपेमेंट्स नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर यह सिनेरियो है जिसकी वजह से बायजूस वापस एक बहुत बेकार सी कंट्रोवर्सी में आ चुका है। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि बायजूस ने 1.2 बिलियन डॉलर्स का लोन रेस किया था फ्रॉम सेवरल इन्वेस्टर्स, अलग अलग क्रेडिटर्स थे, अलग अलग लेंडर्स से, जिससे बायजूस ने यह लोन उठाया था। अब उसके बाद इंडिया का जो पूरा एनवायरमेंट था, इकोनॉमिक एनवायरमेंट था, वो बदला। जब कोविड के बाद कंडीशंस नॉर्मल होने लगी तो भाई साहब बायजूस को दिख गया कि बायजूस का कैश क्रंच शुरू हो चुका है, बायजूस का अब उतना ज्यादा बिजनेस नहीं हो रहा और अभी एज पर द फाइलिंग्स ऑफ बायजूस इनकर्ड अ वेरी हेफ्टी लॉस ऑन इट्स वैल्यूएशन जिसकी वजह से बायजूस की जो 22 बिलियन डॉलर्स, 22 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन थी उसको इन्वेस्टर्स ने कट डाउन करके 8 बिलियन डॉलर्स पे कर दिया। राइट, अब यहां पर एक न्यूज ये है, कुल मिलाकर जो एनालिसिस है वो ये है कि बायजूस के जो लेंडर्स थे, इतने सारे लेंडर्स थे जिससे 1.2 बिलियन डॉलर्स का लोन रेस करा गया था, वो कोई सिंगल लेंडर, सिंगल क्रेडिटर नहीं था। दे वर अ बंच ऑफ लेंडर्स, दे वर अ बंच ऑफ क्रेडिटर्स जो अलग अलग लेंडर्स से इन्होंने पैसा उठाया था। इन लेंडर्स ने क्या करा, इन लेंडर्स ने बेसिकली अपना एक ग्रुप बना लिया, अपना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया आपस में कि हम एज ए सिंगल पार्टी एक्ट करने वाले हैं बायजूस के केस में। का मतलब बायजूस एक तरफ एंड ऑल दीज लेंडर्स एक तरफ, ताकि नेगोशिएशंस जो है वो आराम से हो पाए। तो व्हाट डिड दीज लेंडर्स डू? दीज लेंडर्स मेड अ ग्रुप, मेड अ पैक्ट कि हम सब बायजूस से एक साथ नेगोशिएट करने वाले हैं इस लोन पर और इसकी पेमेंट्स। जब बायजूस को पता चला कि भाई साहब मेरा कैश क्रंच हो रहा है और मुझे फंडिंग रेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में फंडिंग विंटर चल रही है, हर स्टार्टअप को भाई साहब फंड रेस करने में इस टाइम पर इशू हो रहा है। देयर आर अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस गोइंग ऑन इन द इकोनॉमिक एनवायरमेंट्स ऑफ द लाइक अब्रॉड ऑफ द वेस्ट कंट्रीज जहां से एक्चुअली में पैसा फ्लो करता था। तो भाई साहब जब बायजूस को यह पूरा सिनेरियो समझ में आया तब बायजूस ने रिक्वेस्ट करी कि क्या हम इस 1.2 बिलियन डॉलर्स के लोन को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्या हम इस लोन की जो पेमेंट्स है उसको रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं कि हम अपने कैश को देखते हुए हम अपनी ओवरऑल जो हमारी एनवायरमेंट चल रही है, जो बिजनेस चल रहा है, जो इंडिया के एनवायरमेंट चेंज हुई है, थोड़े से रेगुलेशंस चेंज हुए हैं, उनको देखते हुए क्या हम अपने लोन की रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। एंड एज पर द लॉज ना रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ अ डेट इज अलाउड। मतलब अगर मैं
माइक्रो लेवल पे भी बात करूं तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लोन रेस करा है और अब आपके साथ कुछ इश्यू हो चुका है, आप उस कंडीशन में नहीं है कि आप लोन को पहले की तरह पे कर पाए, पहले की ईएमआई पे पे कर पाए, तो इंडिया का कानून भी ये कहता है कि यू कैन गो टू द बैंक एंड यू कैन रिक्वेस्ट द बैंक कि मेरे लोन को रीस्ट्रक्चर कर दीजिए, मुझे अलग अलग थोड़ा टाइम दे दीजिए, थोड़ा ग्रेस दे दीजिए, मेरी ईएमआई के अमाउंट को कम कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए वगैरह वगैरह। तो बायजूस ने भी अपने लेंडर्स के जो पूरा ग्रुप बना लिया था, उन ग्रुप से रिक्वेस्ट करी कि आप क्या हमारा लोन 1.2 बिलियन डॉलर्स का, क्या इस लोन को रीस्ट्रक्चर करा जा सकता है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट निकलकर आता है। बायजूस के जो लेंडर्स थे ना, जितने सारे लेंडर्स थे जिनसे बायजूस ने ये लोन रेस करा था 1.2 बिलियन डॉलर्स का, इनमें से कुछ लेंडर्स ऐसे थे जिन्होंने अपना लोन जो बायजूस को दिया था वो किसी और कंपनी को सेल आउट कर दिया एट अ डिस्काउंट। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको 1 करोड़ का लोन देता हूं और मैं बदले में बोलता हूं कि आपको मुझे 1.5 करोड़ कुल मिलाकर पे करने हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आई शौर्य कौशिक गेव यू अ लोन ऑफ 1 CR, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब आप पेमेंट करेंगे तो मुझे ही पेमेंट करेंगे। अब यहां पर एक ऑप्शन ये होता है कि मैं 1 करोड़ के लोन के बजाय 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो मुझे वापस मिलने वाले हैं, मैं खुद लेने के बजाय मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करूं, इतना ज्यादा टाइम वेट करूं वगैरह वगैरह। आई कैन सेल दिस लोन टू अ थर्ड पार्टी, टू अनदर पर्सन एट अ डिस्काउंट। मैं भाई साहब ये बोलूंगा कि आप एक काम करो, मैं फॉर एग्जांपल किसी एक बंदा राम को मैं बोलता हूं कि राम मेरा लोन खरीद ले, आप मुझे अभी पैसा दे दो, और जब बायजूस आपको पैसा देगा या जब आप बाद में अपनी रीपेमेंट्स करेंगे तो वो राम नाम के बंदे को मिल जाएगी, राइट। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। बायजूस के जो इतने सारे लेंडर्स थे, जो 10-12 लेंडर्स थे कुल मिलाकर, जिनका पूरा पैक था, इनमें से कुछ लेंडर्स ने ऐसा करा कि अपने लोन्स को, जो बायजूस को लोन दिया गया था, उस लोन को किसी और थर्ड पार्टीज, थर्ड कंपनीज को सेल आउट कर दिया। नाउ हियर इज द कैच, जिन कंपनीज को बायजूस का लोन सेल आउट करा गया वो कंपनीज एग्रेसिव पार्टीज थी। का मतलब वो कंपनीज डिस्ट्रेस्ड लोन्स में डील करती थी, और उन कंपनीज में बेसिकली पॉइंट समझो, डिस्ट्रेस्ड लोन्स का मतलब क्या होता है, ऐसी कंपनीज जो कि लोन्स खरीद लेती हैं, वो लोन्स खरीदती हैं जिन पर पेमेंट्स नहीं हो रही हैं, एंड देन दे यूज देयर मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस, एग्रेसिव प्रैक्टिसेस, कि वो भाई साहब उस बंदे के जो भी करेंगे, भाई साहब उसके एसेट सेल करेंगे, लीगल केसेस फाइल आउट करेंगे, ताकि अल्टीमेटली वो पार्टी लोन को वापस पे बैक कर दे। तो बायजूस के कुछ लेंडर्स ने अपने लोन्स को ऐसे ही पार्टीज को सेल आउट कर दिया जो कि बैड प्रैक्टिसेस से लोन्स की रिकवरी करते थे। बायजूस ने यह केस एक फाइल करा न्यूयॉर्क की कोर्ट में, और बायजूस ने यह बोला कि भाई साहब पहली बात तो ये, हमने कोई लोन का ऐसा नहीं करा कि हमने लोन को डिफॉल्ट कर दिया। हां ठीक है यार, हमने एक पेमेंट मिस आउट करी, हमारा थोड़ा सा इस टाइम पर स्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम चल रही है, बट वी डिड नॉट वायलेट द कॉन्ट्रैक्ट। और हमने ये नहीं बोला कि हम पेमेंट नहीं करने वाले हैं, बट ऐसा कैसे हो गया कि हमारे लेंडर्स ने उस लोन को जो उन्होंने हमें दिया था वो लोन किसी और को सेल आउट कर दिया, और अब वो थर्ड पार्टी आके हमारे एसेट्स पर कब्जा कर रही है, हमें परेशान कर रही है कि लोन जल्दी चुकाओ वगैरह वगैरह। एज पर द रिपोर्ट्स, बायजूस के लेंडर्स, बायजूस ने तो ये बोला था कि भाई साहब हमारे लोन को रीस्ट्रक्चर कर दो, हमें टाइम चाहिए, ग्रेस चाहिए वगैरह वगैरह। ऑन द अदर हैंड, दोस थर्ड पार्टीज दैट एक्चुअली केम इनटू एक्शन, थर्ड पार्टीज ने ये बोलना शुरू कर दिया कि नहीं, पहली बात तो हम कोई लोन की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे। सेकंड बात, उन्होंने ये बोला कि अब ना हमें लोन और भी जल्दी चाहिए, हमें अपनी पेमेंट्स और भी जल्दी चाहिए, बिकॉज हमारा कुछ डेट क्राइसिस चल रहा है मार्केट में, दैट इज व्हाई वी आर डिमांडिंग कि उस लोन को और भी जल्दी पे ऑफ करा जाए। बायजूस ने केस फाइल करा न्यूयॉर्क की कोर्ट में, और बायजूस ने ये बोला कि पहली बात तो ऐसा कैसे हो गया कि हमारे लेंडर्स ने वो लोन किसी और थर्ड पार्टी को बेच दिया, दैट इज अ रॉन्ग मूव। सेकंड थिंग, बायजूस ने ये क्लेम करा कि भाई साहब हमने कोई लोन का डिफॉल्ट नहीं करा, हमें बस एक रीस्ट्रक्चरिंग के लिए टाइम चाहिए था, बट these companies, this mega giants, these big financial corporations have actually manipulated us in such a way कि ये तो इन्होंने एक तो रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करी और ऊपर से भाई साहब इन्होंने जल्दी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया हमारा लोन। तो अब हम इसके बाद लोन की रीपेमेंट्स नहीं करने वाले हैं जब तक ये पूरा सिनेरियो सॉर्ट आउट नहीं होता, और ये सिनेरियो सॉर्ट आउट करेगा न्यूयॉर्क की कोर्ट, वहां की लीगल अथॉरिटीज। कुल मिलाके समरी ये है कि भाई साहब बायजूस ने अभी के लिए मना कर दिया है अपने लेंडर्स की पूरी एसोसिएशन को कि हम
अभी कोई पेमेंट नहीं करने वाले हैं जब तक हमें इसका कोर कंक्लूजन नहीं मिलकर आता कि अब क्या चलना है, कैसे चलना है आगे, और कौन लेंडर्स रहने वाले हैं, कौन लेंडर्स नहीं रहने वाले, क्या लीगल तरीके से होगा, क्या लीगल तरीके से नहीं होगा। लेट द कोर्ट डिसाइड। बट बायजूस ने बोला कि अभी हम पेमेंट्स नहीं करने वाले। दिस इज द एंटायर कंट्रोवर्सी जो इस टाइम पर मार्केट में चल रही है। नाउ एक बहुत बड़ी चीज और सामने निकल कर आती है आउट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। काफी सारे इंडिया के फाउंडर्स हैं, बिग स्टार्टअप्स, बिग सीईओज, बिग फाउंडर्स, वो सारे के सारे बायजूस के काफी ज्यादा अगेंस्ट हो गए हैं। काफी फाउंडर्स ने ये बोला कि भाई साहब बायजूस जैसी बड़ी कंपनी अगर अपने डेट ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पा रही है, अगर मार्केट से पैसा उठा रही है और उस पैसे को वापस नहीं कर पा रही है, तो ऐसे तो बाहर की कंपनीज, बाहर की मेगा कॉर्पोरेशंस, फाइनेंशियल कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज का विश्वास ही उठ जाएगा इंडियन कंपनी से। इस टाइम पर इंडिया में पैसा फ्लो करता है, कंपनीज को फंडिंग मिल जाती है, बिकॉज इंडिया ने ट्रस्ट बिल्ड कर दिया है फॉरेन इन्वेस्टर्स के दिमाग में। बट बायजूस जैसी बड़ी कंपनीज अगर ये ट्रस्ट को ब्रेक करेंगी, ट्रस्ट को वायलेट करेंगी, पैसा वापस नहीं रिपे कर पाएंगी, तो ऐसे तो इंडिया के पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम से के ऊपर से भाई साहब बाहर के इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट ही उठ जाएगा। एंड दिस विल एक्चुअली क्रिएट अ वेरी बैड इंपैक्ट ऑन द एंटायर स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्योंकि मान के चलो अगर बायजूस जैसी और 2-3 कंपनीज हो जाती हैं जिन्होंने अपने डेट ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करा, तो होगा क्या? ये फंडिंग विंटर जो इस टाइम पे चल रही है ना, ये और चलती जाएगी। प्लस बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा लगाना बंद कर देंगे ड्यू टू द सेम फैक्ट कि भाई साहब हमारा पैसा तो वापस आना नहीं है, हमें आरओआई मिलना नहीं है, तो व्हाई टू इन्वेस्ट फंड्स ऑन द इंडियन स्टार्टअप्स? दिस इज द क्लेम ऑफ अ लॉट ऑफ फाउंडर्स ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, जिन्होंने बायजूस के इस केस के अगेंस्ट बोला है कि भाई साहब बायजूस मार्केट में बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। नाउ आई वांट योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर केस। आपको क्या लगता है? एक तरफ बायजूस के एज पर द रिपोर्ट्स बायजूस के बैंक में पैसे की कमी नहीं है, बायजूस हैज सफिशिएंट फंड्स टू ऑपरेट, बायजूस ने बहुत सारा पैसा रेज करा हुआ है, तो बायजूस के पास पैसा तो अवेलेबल है, बट स्टिल बायजूस अपनी रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर रहा है फॉर व्हाटएवर रीजन, व्हिच इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ बैड इंपैक्ट ऑन द इंडियन स्टार्टअप्स एंड द एंटायर इकोसिस्टम एज अ होल। आपकी क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर? व्हाट इज योर ओपिनियन कि बायजूस का आने वाला फ्यूचर कैसा है और क्या है? डू कमेंट एंड लेट मी नो।